नमस्कार, जय हिंद। मैं गोपाल कुमार आप स्वागत करता हूं आप लोग का मेरे YouTube चैनल जीके क्लासेस पे। तो आज का तारीख है 14 दिसंबर 2021 और आज का दिन है मंगलवार। और आज यानी 14 दिसंबर को हम नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे यानी राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाते हैं। ये जो भारत में मनाया जा रहा है कब से 1991 से मनाया जा रहा है, ताकि लोगों में अवेयरनेस फैलाया जाए कि एनर्जी को किस तरह से कंजर्व करें, यानी उसको संरक्षित करना, एनर्जी को किस तरह से संरक्षित किया जाए। ये जो एनर्जी कंजर्वेशन डे ये जो सेलिब्रेशन है मनाया जाता है EESL के द्वारा, एनर्जी इफिशियंसी सिस्टम लिमिटेड के द्वारा ये मनाया जाता है। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी नीति आयोग के द्वारा कि कौन सा स्टेट सबसे ज़्यादा एनर्जी इफिशियंट है, यानी सबसे ज़्यादा वहाँ के लोग इसके प्रति जागरूक हैं कि वो एनर्जी को बचाएं, यानी ऊर्जा का संरक्षण करे। तो उसमें कर्नाटका टॉप किया था। इसको याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। अभी नीति आयोग इसको 2021 में ही ये पब्लिश की थी। इसके अलावा नीति आयोग के द्वारा ही एक और रिपोर्ट पब्लिश किया गया था, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जिसमें कि टॉप किया था केरला, यानी वहाँ सबसे कम गरीबी है और बिहार में सबसे ज़्यादा गरीबी है। इंडियन पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा एक ये लिस्ट जारी की गई थी कि कौन से स्टेट की पुलिस सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करती है एडमिनिस्ट्रेशन में, तो उसमें टॉप किया था आंध्र प्रदेश। बढ़ते हैं आज के पहले सेक्शन, आज के इतिहास की ओर। तो आज का जो इतिहास में पहला है कि आज ही के दिन यानी 14 दिसंबर 1799 को जॉर्ज वाशिंगटन की मृत्यु हुई थी। जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे और अमेरिका के संस्थापक भी थे। जैसा कि आप लोगों को पता है, 4 जुलाई 1776 को अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू हुआ था। 1781 को ब्रिटिश सेना ने आत्मसमर्पण किया और 1783 को अमेरिका ने अपना स्वतंत्रता घोषित किया गया। इसके अलावा 1911 में आज ही के दिन रोनाल्ड एमुंडसेन दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने थे। साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव पे रोनाल्ड एमुंडसेन और उत्तरी ध्रुव पे पहुंचने वाले थे रॉबर्ट पियरी। तो आज का इतिहास सेक्शन से इतना। बढ़ते हैं आज का पहला क्वेश्चन की तरफ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, फीडे की विश्व शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती? अभी हाल ही में संपन्न हुआ है एक ये चैंपियनशिप, जो कि शतरंज के क्षेत्र में सबसे बड़ा होता है। जैसे क्रिकेट में वर्ल्ड कप होता है, किसने जीता? मैग्नस कार्लसन, इयान नेप्रोमियाचिच, मित्राफ गुहा या विश्वनाथन आनंद। तो इसका सही आंसर है मैग्नस कार्लसन। इससे पहले भी 2020 में भी जो विश्व शतरंज चैंपियनशिप हुआ था उसके चैंपियन यही थे। ये नॉर्वे के रहने वाले हैं। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है। तो इन्होंने अपनी चैंपियनशिप बरकरार रखी है पिछले साल की तरह। इन्होंने किन को हराया? तो इयान नेपोमिप्रियाचिच को हराया है। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये रसिया के रहने वाले हैं। मित्राफ गुहा जो हैं ये भारत के लेटेस्ट ग्रैंड मास्टर हैं और ये 72वें ग्रैंड मास्टर हैं बने हैं। विश्वनाथन आनंद जो हैं ये भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने थे शतरंज के क्षेत्र में। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रैंड मास्टर शब्द जो है किस खेल से संबंधित है, तो ये शतरंज से संबंधित है। विश्वनाथन आनंद सबसे पहली बार 1988 में ग्रैंड मास्टर बने थे और भारत के पहले थे। इसके अलावा 2002 में ये वर्ल्ड चैंपियनशिप रहे थे, यानी विश्व शतरंज चैंपियनशिप के विजेता थे और रैंकिंग में इनका जो पोजीशन था वो नंबर 1 था। जान लेते हैं फीडे के बारे में, जो कि शतरंज की इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी है। तो ये फीडे जो है ये फ्रेंच वर्ड का एक्रोनीम है, जिसको फ्रेंच में लिखते हैं फेडरेशन इंटरनेशनल डी चेस। इसमें चेस फ्रेंच में अगर लिखें तो ई चेस होता है, जिसमें ई जो है साइलेंट होता है। इसको फीडे, इसको सिंपली अगर समझे तो इसको वर्ल्ड चेस फेडरेशन या इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के नाम से भी जानते हैं। इसका स्थापना 1924 में हुआ था। इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। तब से आज तक हर साल ये वर्ल्ड चैंपियनशिप होता है। वर्ल्ड चैंपियनशिप
हर साल होता है और ये खिताब जो है चेंज होते रहता है। जो व्यक्ति जिस साल जीतता है उसका वो चैम्पियनशिप होता है, जबकि ग्रैंड मास्टर जो है ये लाइफ टाइम, किसी भी खिलाड़ी के लिए एक लाइफ टाइम ये खिताब होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन है कि इसरो ने नाविक NAVIC नाविक मैसेजिंग सर्विस के R&D को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित में से किस टेक कंपनी के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ओप्पो या फ्लिपकार्ट? तो इसका सही आंसर है ओप्पो। अब ओप्पो के साथ हस्ताक्षर हुआ, ओप्पो के साथ एग्रीमेंट पे साइन हुआ है, तो ओप्पो के बारे में जान लेते हैं। देखिए ओप्पो एक चाइनीज़ कंपनी है, इसका स्थापना 2004 में हुआ था। एक इलेक्ट्रॉनिक्स के में काम करती है, स्मार्टफोन बनाती है। इसके अलावे होम थिएटर, ऑडियो विजुअल का भी निर्माण करती है। इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो BBK इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये भी चाइनीज़ कंपनी है। और वन प्लस, जैसा कि आप मोबाइल इस्तेमाल करते हैं तो वन प्लस भी ये ओप्पो की चाइनीज़ कंपनी, ओप्पो की सब्सिडियरी कंपनी है और ये ओप्पो BBK की सब्सिडियरी कंपनी है। अब इसरो एग्रीमेंट क्या है, तो इसरो के बारे में जान लेते हैं। इसरो भारत की जो अंतरिक्ष एजेंसी है वो है इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना 1969 में हुआ था। इसके संस्थापक जो थे विक्रमलाल अम्बालाल साराभाई थे। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और अभी वर्तमान में इसरो के जो चेयरमैन हैं वो के सिवान हैं। अब ये समझते हैं कि नाविक ये क्या है। तो नाविक जो है भारत का इंडिजेनसली, यानी कि यहाँ का अपना खुद का बनाया हुआ GPS है, नेविगेशन प्रणाली। GPS क्या होता है? नेविगेशन सिस्टम होता है, जिससे कि आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे क्या कर सकते हैं, ट्रेवल कर सकते हैं। इसका जो पहला नाम था नाविक का जो शुरुआती नाम था वो IRNSS के नाम से जाना जाता था, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। बाद में इसका नाम चेंज करके कर दिया गया क्या, नाविक। तो ये इंडिया का क्या है, GPS है। GPS कहाँ की है, तो GPS जो अभी आप लोग मोबाइल में यूज करते हैं ये USA की है। अब USA की है तो इससे क्या प्रॉब्लम होता है, जब भारत सरकार को किसी सेंसिटिव जानकारी, लोकेशन की ज़रूरत होती है तो ये नहीं दे पाता है। ऐसा माना जाता है कि जब 1999 में कारगिल युद्ध हो रहा था तो भारत ने USA से रिक्वेस्ट किया था कि आप जो है लोकेशन दीजिए। हम नीचे में होने के कारण, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका में हो रहा था और पाकिस्तानी सैनिक ऊंचे स्थान पे थे तो हम उनको देख नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया था USA को। उस समय USA ने मना कर दिया। उसी समय ज़रूरत पड़ा कि भारत का भी कोई अपना नेविगेशन सिस्टम होना चाहिए, तो इसी क्रम में नाविक का स्थापना किया गया और इसी के लिए करार किया गया है किसके साथ, ओप्पो के साथ, किस तरह से इस सिस्टम को और आगे बढ़ाया जाए। जैसा गूगल जानते हैं आप, टेक कंपनी है। गूगल के अभी जो CEO है वो सुंदर पिचाई है, माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला हैं और फ्लिपकार्ट के कृष्ण मूर्ति हैं। फ्लिपकार्ट भारत का ही एक जो है कंपनी है, इसका स्थापना 2007 में बिन्नी बंसल के द्वारा किया गया था। बाद में इसको एक्वायर कर लिया वालमार्ट ने। वालमार्ट जो है अमेरिका की एक रिटेल कंपनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश ने प्रशांत महासागर में एक अंडर सी केबल के निर्माण के लिए संयुक्त रूप से फंड देने की घोषणा की है? USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। तो इसका जो सही आंसर है ये तीनों, फर्स्ट थ्री, USA, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों ने मिलकर एक प्लान किया है कि जो प्रशांत एशिया पैसिफिक, जो प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशन, इसमें अंडर द सी केबल बिछाएंगे और इसके लिए संयुक्त रूप से फंड करेंगे। देखिए ये सब जो किया जा रहा है ये किस के लिए किया जा रहा है, तो चाइना को इरिटेट करने के लिए और चाइना के इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए। इंडियन पैसिफिक ओशन जो एरिया है इसमें चाइना का इन्फ्लुएंस दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, तो इसीलिए जितने ये कंट्रीज़ हैं, चाइना के जो आसपास के कंट्रीज़ हैं, जैसे चाइना के पास में जो चाइना का पास जो मेन लैंड से जुड़ा हुआ नहीं देश है वो सारे चाइना के दुश्मन हैं। जैसे साउथ कोरिया, इसका चाइना के साथ नहीं पड़ता है, जापान नहीं पड़ता है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया
नहीं पड़ता है। ये सब कंट्रीज़ को चाइना का जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है, विस्तारवादी नीति, इससे काफ़ी परेशानी हो रही है। तो ये इसके अगेंस्ट में प्लान कर रहे हैं। जैसे अभी हाल ही में पढ़े हम लोग ऑकस ऑकस जो है एक डिफेंस अलायंस बनाया गया है ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस के बीच कि इसको काउंटर करने के लिए चाइना को ही। उसके अलावा क्वाड का भी निर्माण किया गया है जो कि एक तरह से पॉलिटिकल अलायंस है इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए के बीच। तो इस तरह से ये अंडर सी टेबल किसने, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने ये संयुक्त रूप से फंड करने का निर्णय लिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एयर बबल समझौता यानी एयर बबल एग्रीमेंट चर्चा में था, ये क्या है? वैक्सीन प्रौद्योगिकी यानी वैक्सीन टेक्नोलॉजी साझा करने के लिए समझौता, कोविड-19 के दौरान यात्रियों को आने जाने की छूट संबंधी समझौता, या फिर जल संरक्षण वाटर कंजर्वेशन संबंधित समझौता, या फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग वर्षा जल प्रौद्योगिकी साझा करने के लिए समझौता यानी टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो इसका सही आंसर है कोविड-19 के दौरान यात्रियों को आने जाने की छूट के संबंधित समझौता है। अभी हाल ही में भारत ने ये समझौता ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है। ये जो कोविड का नया जो वेरिएंट अभी चर्चा में है ओमिक्रॉन, इसी से रिलेटेड है, क्योंकि इसके बाद ओमिक्रॉन के आने के बाद सारे कंट्रीज जो हैं इंटरनेशनल फ़्लाइट को कैंसिल कर दिए हैं। तो इसी के साथ एयर बबल एग्रीमेंट किया गया है। इससे क्या होगा, फ़्लाइट जो है रिज्यूम हो जाएगा दोनों कंट्रीज़ के बीच। इसमें क्या किया जाता है कि आप अगर इंटरनेशनल ट्रेवल कर रहे हैं तो आप अगर इंडिया से ऑस्ट्रेलिया गए तो वहाँ 14 दिन का या जो भी प्रेस्क्राइब्ड हो, दोनों कंट्रीज़ के बीच एग्रीमेंट होता है, आप क्वारंटाइन में रहेंगे और ऑस्ट्रेलिया से जो लोग आए यहाँ उनको क्वारंटाइन में रखा जाएगा एज पर एग्रीमेंट उतने दिनों के लिए। तो इसी को एयर बबल एग्रीमेंट कहा जाता है। ये थ्रू आउट द कोविड पीरियड ये चर्चा में रहा और अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ, इसलिए ऑस्ट्रेलिया के साथ चर्चा में था। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो ये अभी चर्चा में था, क्योंकि जो चेन्नई है ये पहला सिटी बनने जा रहा है जिसको स्पॉन्ज सिटी कहते हैं। स्पॉन्ज सिटी ये टेक्नोलॉजी है एक, जिससे जो शहरी इलाका है इसमें सडन फ्लडिंग को रोका जा सके। तो भारत में जो अभी सबसे पहला सिटी कौन बनने जा रहा है, तो चेन्नई अभी ये प्लान किया है, सिर्फ एक्सक्यूट नहीं किया गया है। इसी तरह से कुछ दिन पहले हम लोग पढ़े थे कि साउथ कोरिया जो एक प्लान कर रही है फ्लोटिंग सिटी का प्लान कर रही है और उसका प्लान बन गया है 2025 तक साउथ कोरिया विश्व का पहला फ्लोटिंग सिटी का निर्माण कर लेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन है कि 70वीं मिस यूनिवर्स 2011 का ताज किसे पहनाया गया? नादिया फरेरा, हरनाज संधू, ललेला मसवाने या फिर सुष्मिता सेन। तो इसका जो सही आंसर है ये हरनाज सिंधु कहाँ की रहने वाली हैं? इंडिया की रहने वाली है और इंडिया में चंडीगढ़ की रहने वाली हैं। इनको मिस यूनिवर्स 2021 घोषित किया गया। ये भारत की तीसरी मिस यूनिवर्स खिताब जीतने वाली हैं। इनसे पहले सुष्मिता सेन और लारा दत्ता ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता। नादिया फरेरा कौन है? तो ये हरनाज सिंधु की फर्स्ट रनर अप थी यानी कंपटीटर थी, यानी ये इस प्रतियोगिता में दूसरे नंबर पे थी नादिया फरेरा। ये ललेला मसवाने प्रीवियस ईयर यानी 2020 की मिस यूनिवर्स थी। इन्होंने ही क्राउन पहनाया कि इनको हरनाज सिंधु के ये जो मिस यूनिवर्स है इसमें ऐसा जो है ये चला आ रहा है प्रथा की जो प्रीवियस ईयर की होंगी विजेता वो क्राउन पहनाएंगी किसको? नेक्स्ट ईयर की विजेता को। सुष्मिता सेन भारत की पहली मिस यूनिवर्स जीतने वाली महिला थी। अभी मिस यूनिवर्स है तो जान लेते हैं मिस यूनिवर्स के बारे में। ये जो ऑर्गेनाइज किया जाता है मिस यूनिवर्स, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम ही है मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन। मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन ये जो है यूएसए की एक ऑर्गेनाइजेशन है और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और इसका स्थापना 1952 में हुआ था और तब से ये हर साल एक आयोजित किया जा रहा है। इसके अलावा आप लोग पढ़े होंगे मिस यूनिवर्स, उसके बाद मिस वर्ल्ड का खिताब होता है, मिस इंटरनेशनल का खिताब होता है और मिस अर्थ का भी खिताब होता है।
तो मिस वर्ल्ड का जो खिताब है ये यूके द्वारा आयोजित किया जाता है, मिस इंटरनेशनल जापान के द्वारा आयोजित किया जाता है, और मिस अर्थ जो है ये फिलीपींस के द्वारा आयोजित किया गया होता है, और ये फिलीपींस में स्थित है, इसका हेडक्वार्टर फिलीपींस में ही है। तो ये अभी जो है आने वाला है, जैसे अभी मिस यूनिवर्स आ गया, 16 दिसंबर को जो है मिस वर्ल्ड का चुनाव किया जाएगा और 16 दिसंबर को डिक्लेयर किया जाएगा कि मिस यूनिवर्स कौन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है यूनिसेफ के नए प्रमुख के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? एंटोनियो गुटेरस, कैथरीन रसेल, हेनरीटा फोरे या फिर गीता गोपीनाथ। तो इसका जो सही आंसर है कैथरीन रसेल। इनको यूनिसेफ के नए प्रमुख के रूप में चुना गया है, कैथरीन रसेल को। एंटोनियो गुटेरस जो हैं यूएनओ यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं, और इन्हीं के द्वारा नियुक्त किए गए किनको? कैथरीन रसेल को। यूएनओ के अंदर ही काम करती है यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड। इसको संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के नाम से भी जाना जाता है। इसका काम है थ्रू वर्ल्ड के यानी विश्व के बच्चों संबंधित कल्याणकारी जो है योजनाएं चलाना। जैसे इंडिया में मिड डे मील के अलावा सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो अभियान चलाया जाता है, काम किया जाता है, उन सबों में सहयोग करते हैं। इसके अलावा अफ्रीकन कंट्रीज़ में जो है इनका काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम चलता है यूनिसेफ का। तो यूनिसेफ के बारे में जान लेते हैं। यूनिसेफ का स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। यूएनओ की एक ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ के मुखिया जो अभी हैं हेनरीटा एच फोर हैं, ये यूएसए के रहने वाले हैं, और यूनिसेफ के वो सारे मेंबर हैं जो यूएनओ के मेंबर हैं। तो हेनरीटा फोरे कौन? हेनरीटा फोरे अभी इसके चेयरमैन, और ये आउटगोइंग है, मतलब इनकी जगह हेनरीटा फोरे की जगह ही ले रही हैं कौन? कैथरीन रसेल। गीता गोपीनाथ अभी कुछ दिन पहले चर्चा में थी, क्योंकि इनको आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष का पहला डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया था। इससे पहले सिर्फ एमडी हुआ करते थे, यानी वहाँ की मुखिया जो कि अभी क्रिस्टियाना जॉर्जियावा हैं, उनके अलावे ये पहली बार एक पोस्ट क्रिएट किया गया डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में, और उस पर नियुक्त किया गया किनको? गीता गोपीनाथ को। इससे पहले ये आईएमएफ की चीफ इकोनॉमिस्ट थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा प्रकाशित वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में भारत का रैंक क्या है? पहला हो नहीं सकता है, 56वां, 23वां या फिर 22वां। तो इसका जो सही आंसर है वो है 56वां। यानी इनके द्वारा जो प्रकाशित रिपोर्ट है, इसमें वर्ल्ड रैंकिंग टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में भारत 56वां स्थान हासिल किया गया है। पहला स्थान हासिल किया है स्विट्जरलैंड ने। 23वां स्थान जो हासिल किया गया है यूएई के द्वारा। 22वां स्थान जो है इजराइल के द्वारा लाया गया है, प्राप्त किया है। अब सोचिए, इजराइल का स्थापना 1948 में हुआ था, काफ़ी कम जनसंख्या है रिलेटिव टू इंडिया, और भारत जो भी है 1947 में आज़ाद हुआ था। अब भारत का पोजीशन है 56वां और इजराइल का पोजीशन है 22वां। इससे सोच सकते हैं कि कितना डिफरेंस है। अब ये जान लेते हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के बारे में। तो ये क्या है? तो ये एक प्राइवेटली बिजनेस स्कूल है, इंटरनेशनल बिजनेस स्कूल है। इसका स्थापना 1990 में हुआ था, और इसका जो संस्था, इसका मुख्यालय है लुसाने, स्विट्जरलैंड में। तो इस क्वेश्चन से इतना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिसीमन आयोग यानी कि डिलिमिटेशन कमीशन का प्रावधान है? अनुच्छेद 82 यानी 82, अनुच्छेद 83, अनुच्छेद 84 या अनुच्छेद 85। तो इसका जो सही आंसर है वो है अनुच्छेद 82। इसी के अंदर परिसीमन आयोग का जो है चर्चा किया गया है। परिसीमन आयोग क्या है, डिलिमिटेशन कमीशन क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, सेंसस होता है,
सेंसस यानी जनगणना होता है 10 साल के अंतराल पे, जैसे लास्ट जनगणना हुआ था 2011 में। तो जब जनसंख्या बढ़ती है तो एज पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट आरपीए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 के तहत प्रत्येक लोकसभा मेंबर यानी पार्लियामेंट्रियन पे एक सर्टेन नंबर ऑफ पॉपुलेशन पे एक लोकसभा मेंबर या राज्यसभा मेंबर होना चाहिए। तो इस हिसाब से हर 10 साल के बाद चूंकि जनसंख्या जनगणना होती है और बढ़ते हैं, तो डील क्या होना चाहिए कि वो नंबर ऑफ पार्लियामेंट्रियंस जो हैं वो बढ़ जाना चाहिए। तो उसके लिए वो कौन घोषित करेगा, वो कौन बनाएगा कि जो है इस एरिया को एक लोकसभा क्षेत्र, इस एरिया को एक लोकसभा क्षेत्र घोषित किया जाए, बनाया जाए। तो वही काम होता है डीलिमिटेशन कमीशन का, परिसीमन आयोग का। हर बार सेंसस के बाद ये क्या करेगी, नए पार्लियामेंट्रियंस के लिए उनकी जो कंस्टिट्यूएंसी होगी उसका परिसीमन करेगी कि आपका जो है इतना इस एरिया में इतना होगा और इस एरिया में इतना होगा पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। यही परिसीमन आयोग का काम है। तो इसका चर्चा किस में है, अनुच्छेद 82 में। अब डिलिमिटेशन कमीशन अभी चर्चा में इसलिए है और इसी का यही कारण है कि इस क्वेश्चन में दिया हूँ आज, क्योंकि जम्मू कश्मीर डिसइंटीग्रेशन होने के बाद चूँकि जम्मू कश्मीर को असेंबली होगी और वहाँ असेंबली होने के कारण वहाँ जम्मू कश्मीर को क्या किया जाएगा, क्लासिफाई किया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा कि कितने क्षेत्र यहाँ बनाया जाए और कौन सा एरिया कौन से क्षेत्र में आएगा। इसीलिए वहाँ बनाया गया है डिलिमिटेशन कमीशन। इसके चेयरमैन है रंजन प्रकाश देसाई, रिटायर्ड जज। इसको याद रखिए क्योंकि अभी ये काफ़ी चर्चा में है। अनुच्छेद 83 में क्या है, तो अनुच्छेद 83 में कहा गया है काउंसिल ऑफ स्टेट यानी राज्यसभा विल नॉट बी डिसॉल्व्ड, यानी राज्यसभा क्या है, ये एक अस्थाई सदन है और इसका कभी डिसोल्यूशन नहीं होगा, ये कभी विघटन नहीं किया जा सकता है। हालांकि 1/3 मेंबर फॉर एवरी 2 ईयर क्या हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे। यानी इस तरह से प्रत्येक मेंबर का कार्यकाल कितना हो जाता है, 6 साल का हो जाता है। अब देखते हैं अनुच्छेद 84 में। तो अनुच्छेद 84 कहता है क्वालिफिकेशन टू बी ए पार्लियामेंट्रियन, यानी आपको संसद सदस्य बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो इसका जो बेसिक क्वालिफिकेशन है कि अगर आप लोकसभा के लिए लड़ रहे हैं तो उसमें जो 25 ईयर आपका होना चाहिए और राज्यसभा के लिए 32 साल होना चाहिए आपका उम्र। इसके अलावे आप जो है इनसेन नहीं हो यानी पागल नहीं हो और इंसॉल्वेंट नहीं हो, दिवालिया नहीं हो, तो आप जाकर के चुनाव लड़ सकते हैं और पार्लियामेंट्रियन बन सकते हैं। 85 में क्या है, तो 85 में 3 चीज़ है मुख्यतः कि संसद का सत्र बुलाया जा सकता है, उसके बाद संसद को प्रोरोगेट किया जा सकता है यानी संसद को सत्रावसान जिसको कहते हैं, सत्रावसान किया जा सकता है। इसके बाद तीसरा जो है डिसोल्यूशन, संसद का डिसोल्यूशन यानी विघटन किया जा सकता है। तो ये सत्रावसान और डिसोल्यूशन में डिफरेंस क्या है कि जैसे एक सत्र बुलाया जाता है, जैसे अभी चल रहा है विंटर सेशन और नेक्स्ट में आएगा बजट सेशन, तो विंटर सेशन और बजट सेशन के बीच का डिफरेंस जो है 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये सत्र बुलाने का पावर किसके पास है, ये प्रेसिडेंट के पास है। प्रेसिडेंट के पास पावर है, लेकिन ये पावर का इस्तेमाल प्रेसिडेंट किसके कहने पे करते हैं, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कहने पे कहते हैं। और प्रिसाइजली अगर आप देखें तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं, कैबिनेट जो है कैबिनेट रिकमेंड करती है, कैबिनेट के कहने पे प्रेसिडेंट जो है सत्रावसान करते हैं, सत्र को बुलाते हैं। और डिसोल्यूशन कब होता है, जब पार्लियामेंट का सत्र पूरा हो जाता है, 5 साल पूरा हो गया या फिर 5 साल पूरा होने से पहले भी अगर कोई पार्टी ने बहुमत खो दी, उस सिचुएशन में भी डिसोल्यूशन कर दिया जा सकता है यानी विघटित कर दिया जा सकता है पार्लियामेंट को, संसद को, पर संसद में किसको, लोकसभा को, और फिर से चुनाव हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए
और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।